सीएजी की रिपोर्ट में कौन से ऐसे महाखुलासे हैं जो कह रहे या पूछ रहे कि क्या केजरीवाल की बाकी की जिंदगी अब जेल में कटेगी? शराब, दवा, शीश महल, केजरीवाल की वो फाइल जिसमें भयंकर कांड छुपे हैं वो खुल गए हैं क्या? मोहल्ला क्लिनिक का वो सच जिसे सुनकर पैरों तले जमीन निकल जाएगी, आज आपको वो बताऊंगा। शीश महल के वो नए राज जो केजरीवाल को दिल्ली में कमबैक करने ही नहीं देंगे, आज वो भी आपको बताऊंगा। मोदी शाह ने जो कहा वही हो रहा है। अब पंजाब में भी संकट में है क्या केजरीवाल? आपने सुना होगा, वक्त का पहिया ना घूमता ही घूमता है, लेकिन केजरीवाल के लिए वक्त का पहिया चक्कर घिन्नी बन के कुछ ज्यादा ही तेजी से घूम रहा है। जिस रामलीला मैदान ने पॉलिटिक्स में एंट्री कराई, उसी रामलीला मैदान में इस बार वो जा तक नहीं पाए शपथ ग्रहण हुआ बीजेपी वालों का। जिस विधानसभा से लोगों को उठा उठाकर बाहर फेंकवाया, उस विधानसभा से पब्लिक ने बाहर कर दिया। और जिस सीएजी की रिपोर्ट पर हंगामा मचाकर कांग्रेस को खत्म किया, शीला दीक्षित को हराया, सत्ता में आए, उसी सीएजी की आज आई रिपोर्ट ने केजरीवाल का भविष्य अंधकार में धकेल दिया। मतलब बहुत गजब पलट गया है टाइम केजरीवाल का। ऐसा दिन आ गया कि खुद अरविंद केजरीवाल पर खुलासे हो रहे हैं, खुद अरविंद केजरीवाल की फाइलें खुल रही हैं। जिस सीएजी की रिपोर्ट दिखाकर केजरीवाल की राजनीति शुरू हुई थी, आज उसी सीएजी की रिपोर्ट से दिल्ली में ऐसा तूफान आ गया जिस तूफान में भविष्यवाणियां हो रही हैं कि बॉस अब केजरीवाल ऐसा जेल जाएंगे कि बाकी जिंदगी जेल में कटेगी। और इस बार जेल गए तो जेल मंत्री भी उनकी पार्टी का नहीं होगा, तो सत्येंद्र जैन को जो मसाज वसाज मिल रहा था वैसी कोई स्थिति वहां पे होगी नहीं। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि जो लोग नैतिकता, पारदर्शिता, ईमानदारी की दुहाई देते थे, जिन पर इन्हीं वजहों से पब्लिक ने इतना भरोसा किया कि दो बार बम्पर जीत दिलाकर कुर्सी पर बिठाया, उन लोगों ने कभी इन सीएजी रिपोर्ट्स को सामने नहीं आने दिया। भाई, ये रिपोर्ट सामने तब आई जब दिल्ली में सरकार बदली, पब्लिक ने इनको कुर्सी से हटाया, बीजेपी के मुख्यमंत्री बना और उसने पीएम मोदी ने जो वादा किया था उसको निभाया। क्योंकि आप देखिए, केजरीवाल सरकार ने 7 साल तक सीएजी की रिपोर्ट दबा के रखी। अगर कोई गड़बड़ी नहीं थी, बहुत ईमानदार थे, तो सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाई? आप तो सीएजी की रिपोर्ट पे हंगामा काट देते थे। विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट को पेश ही नहीं होने दिया गया। आज विधानसभा में शराब नीति पर सीएजी की रिपोर्ट आई है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक शराब नीति की वजह से 2000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ सरकारी खजाने को। अभी विधानसभा में सीएजी की 13 रिपोर्ट और रखी जानी है। सीएजी की सारी रिपोर्ट इसी विधानसभा सत्र में आ सकती है। मतलब आप सोचिए बॉस, जो आदमी ये बोल के पॉलिटिक्स में आया हो कि मैं पॉलिटिक्स बदल दूंगा, मैं पारदर्शिता लाऊंगा, मैं ईमानदारी की पॉलिटिक्स करूंगा, उसके राज में 7-7 साल तक सीएजी की रिपोर्ट नहीं आने दी गई। और क्यों नहीं आने दी गई, वो अभी सीएजी की रिपोर्ट में जो लिखा है वो बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सीएजी की इन्हीं रिपोर्ट्स को लेकर दिल्ली की राजनीति में भयंकर बवाल आ गया, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या शराब नीति, क्या मोहल्ला क्लिनिक, क्या शीश महल, सीएजी की रिपोर्ट के अंदर जो लिखा है उसे देखकर आप अपना माथा पीट लेंगे कि कैसे ये व्यक्ति जो है वो नेताओं को, दूसरों को कोस कोस के पॉलिटिक्स में आए और ये खेल कर रखा था अंदर ही अंदर। आज सीएजी की रिपोर्ट सामने आने पर जब ये खेल खुला है तो हंगामा कर रहे हैं। दिल्ली में कैसे आज सीएजी की रिपोर्ट पर बवाल हुआ, उसका ट्रेलर देखिए, फिर पूरी पिक्चर मैं दिखाता हूं सीएजी वाली। करिए, ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल की पूरे जीवन में जेल से बाहर निकल पाएगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा जो है लोकतंत्र के लिए शर्मनाक दिन कोई हो नहीं सकता। एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लाई गई, लेकिन उस पॉलिसी का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ कि ये इम्प्लीमेंटेशन रोकने के पीछे 3 लोग जिम्मेदार हैं। कि ये सारी जिंदगी जेल में करता रहेगा, कोई जज जमानत नहीं लेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। भाई, बीजेपी तो ताल ठोक के कह रही है कि ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं बाहर कि केजरीवाल के लिए वो कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी जेल में सड़ेंगे। जिस सीएजी की रिपोर्ट पर दिल्ली में बवाल हो रहा है, वो सीएजी रिपोर्ट तो मोदी की गारंटी थी। नरेंद्र मोदी ने, आपकी याद कीजिए,
उन्होंने कह दिया था कि दिल्ली में जिस दिन सरकार बनेगी बीजेपी की, पहले ही सत्र में सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। और आज मोदी की गारंटी पूरी हो गई। आपको याद दिलाता हूं पीएम मोदी ने क्या कहा था कि जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उनसे पैसा लौटाया जाएगा। फिर बताता हूं कि कैसे केजरीवाल की परेशानी बढ़ने की गारंटी बन गई है मोदी की गारंटी। जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उन्हें लौटाना ही पड़ेगा। विधानसभा के पहले सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट टेबल पर रखी जाएगी। मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। मोदी की इसी गारंटी से आम आदमी पार्टी अब कांप रही थी कि भाई केजरीवाल की फाइल खुल जाएगी तो क्या ही होगा, सबको समझ में तो आता ही रहा होगा। भाई 7 साल से दबा के बैठे हैं, खुद तो पढ़े ही होंगे कि फाइल में क्या है। इसलिए आज जब सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश होनी थी तो पहले से ही आम आदमी पार्टी ने हंगामा करना शुरू कर दिया। एलजी का अभिभाषण जैसे ही शुरू हुआ, आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक हंगामा कर रहे हैं। जबकि कल ही हमने आपको पाठशाला में दिखाया था कि यह मुद्दा था भी नहीं, फोटो लगी हुई थी, लेकिन इनको तो हंगामा करना था। जब इस तरह से लगातार हंगामा होने लगा तो स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को भी पुराने दिन याद आ गए, जब बीजेपी के विधायक कोई बात करते थे तो यही लोग उनको घसीट कर सदन से बाहर निकलवा देते थे। बीजेपी के विधायकों को उठा उठाकर मार्शल से आम आदमी पार्टी की सरकार में फिकवाया जाता था। आज वही विजेंद्र गुप्ता स्पीकर बनकर बैठे हैं तो उन्होंने भी आम आदमी पार्टी के विधायकों को बाहर निकलवा दिया। एक बार देखिए सदन के अंदर क्या हंगामा हुआ है, फिर आपको बताता हूं सीएजी की रिपोर्ट की फाइल में क्या है। विशेष रवि, सोमदत्त, संजीव झा, इनको सबको बाहर करिए, बाहर करिए इनको। तुरंत बाहर करिए। अनिल झा को पूरे दिन के लिए, जरनैल सिंह को पूरे दिन के लिए, विशेष रवि को पूरे दिन के लिए, सोमदत्त को पूरे दिन के लिए, ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। भैया वक्त सबका हिसाब कर देता है और यही केजरीवाल के साथ हो रहा है। कल तक केजरीवाल दूसरों को सदन से उठवाकर फेंकवाते थे, आज केजरीवाल के लोगों को उठा उठाकर बाहर कर दिया गया। हिसाब तो इस बात का भी होगा कि पिछले 10 से 12 साल में दिल्ली के अंदर जो भयंकर भयंकर कांड हुए, क्या दवा, क्या शराब, क्या शीश महल बॉस, गजब सरकार चली है दिल्ली में। मतलब पब्लिक का कोई ऐसा काम नहीं जिसको इन्होंने छुआ हो और उस पर भ्रष्टाचार के आरोप ना लग रहे। सारे कांड अब सीएजी की रिपोर्ट से सामने आ रहे हैं और ऐसा सच सामने आ गया जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। जिस सीएजी की रिपोर्ट पर दिल्ली में तूफान मचा है, वो सीएजी की रिपोर्ट आप देखेंगे, आप कहेंगे बॉस क्या ही चल रहा था। कितना प्रचार किया जाता था कि दिल्ली में एजुकेशन मॉडल वर्ल्ड क्लास, हेल्थ मॉडल वर्ल्ड क्लास। अरे भाई, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट जैसे विदेशी अखबारों में खबरें छप रही थी कि गजब दिल्ली का मॉडल है। उस मॉडल की कहानी सीएजी की रिपोर्ट से पता चल रही है। जैसे मोहल्ला क्लिनिक पर सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इनमें ऐसी ऐसी बेसिक चीजें भी नहीं हैं जिनमें कई चीजें तो आपको आपके घर में मिल जाएंगी। जैसे 57 मोहल्ला क्लिनिक में ग्लूकोमीटर तक नहीं था भाई। 45 मोहल्ला क्लिनिक में एक्सरे व्यूअर नहीं है भाई। एक्सरे लगा के देखते हैं ना कि भाई एक्सरे में क्या निकल, वो देखने के लिए मशीन नहीं है। 18 मोहल्ला क्लिनिक में थर्मामीटर नहीं था। आप सोचिए, इस मोहल्ला क्लिनिक का ढिंडोरा पीटा जाता था, थर्मामीटर नहीं बुखार नापने के लिए। 12 मोहल्ला क्लिनिक में वजन मापने की मशीन नहीं। 11 मोहल्ला क्लिनिक में बीपी जांचने की सुविधा नहीं, जबकि आप किसी डॉक्टर के पास जाइएगा तो कहता है कि पहले इनका बीपी और वजन चेक करो फिर आगे की बात करते हैं। बीपी नापने की जगह की व्यवस्था नहीं। 2 मोहल्ला क्लिनिक तो ऐसे निकले जहां डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप होता है वो भी नहीं।
अरे भाई, आदमी किसी ड्रामे में भी डॉक्टर बनता है तो गले में स्टेथोस्कोप लटका लेता है कि उससे डॉक्टर लगेंगे। इन्होंने ऐसे डॉक्टर बैठाए जिनके पास स्टेथोस्कोप नहीं। क्या वो नापेगा, क्या समझेगा आपका क्या हाल है? ये है मोहल्ला क्लिनिक। ये सीएजी की रिपोर्ट में जब बेसिक चीजें ही नहीं थी तो इलाज कैसे होता होगा आप सोच जाइए। क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट से तो यह भी पता चला कि कई मोहल्ला क्लिनिक ऐसे थे जो डॉक्टर और स्टाफ की कमी की वजह से महीने के 30 दिन में 23 दिन बंद रहते थे। 23 दिन, 30 दिन का महीना, 23 दिन मोहल्ला क्लिनिक बंद है और उसका मॉडल बिक रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स में। सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी खुलासा हुआ कि 70% मरीजों को 1 मिनट से भी कम समय का वक्त मिलता था कंसल्टेशन के तौर पे। 1 मिनट। ऐसा कौन महान डॉक्टर बैठा था जी कि 60 सेकंड में देखा और बोला कि हाँ ये जाओ निकलो? या तो उसके पास कुछ था ही नहीं, ना थर्मामीटर है, ना ग्लूकोमीटर है, कुछ है ही नहीं, वजन मापने की मशीन नहीं, क्या चेक करता? तो पूछता होगा ठीक हो, नहीं हो, जाओ भगवान ठीक करेंगे, ऐसा कुछ करता होगा। नहीं तो समझ में नहीं आता होगा। आप सोचिए, गरीब आदमी मोहल्ला क्लिनिक जा रहा है और उसका इलाज कैसे हो रहा है? भेड़ बकरी जैसा कि 1 मिनट में निकलो निकलो बाहर निकलो। 60 सेकंड में डॉक्टर मरीज को देख लेता है। 60 सेकंड में तो नाम और उम्र पूछने में निकल जाते हैं। डॉक्टर क्या ही देखता होगा मरीज को? शक्ल देखने जाता था क्या, दिखाने जाता था क्या मरीज? यह है मोहल्ला क्लिनिक जो चल रहा था। जिस मोहल्ला क्लिनिक का यह हाल है उसका डंका बजवाते थे भाई केजरीवाल। विदेशी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट पढ़िए, सोचिए कैसे इकोसिस्टम काम करता है। पुरानी हेडलाइन दिखा रहा हूं आपको, इसमें लिखा है व्हाट न्यू दिल्लीज फ्री क्लिनिक कैन टीच अमेरिका अबाउट फिक्सिंग इट्स ब्रोकन हेल्थ केयर सिस्टम। ये लोग भारत के पत्रकारों को, इंडिया अलायंस वाले कुछ लोग जो है वो गाली देते हैं। जिस मोहल्ला क्लिनिक में 30 दिन में से 23 दिन छुट्टी हो, 60 सेकंड का मरीज को टाइम मिलता हो, थर्मामीटर ना हो, ऐसे मोहल्ला क्लिनिक का वॉशिंगटन पोस्ट छाप रहा था कि अमेरिका को सीखना चाहिए कि बाप रे बाप केजरीवाल जी क्या मोहल्ला क्लिनिक बनाए। यह था हिसाब किताब। जिस मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल पर ऐसा प्रचार करवाया गया था, यह तो वर्ल्ड बेस्ट है, अमेरिका तक इससे सीख सकता है, उस मोहल्ला क्लिनिक का सच सीएजी की रिपोर्ट ने खोल कर रख दिया। ना बेसिक इक्विपमेंट, ना स्टाफ, ना डॉक्टर ढंग का, ना दवाइयां। अभी कम सुने हैं भाई, अभी खुलासा बचा है मोहल्ला क्लिनिक का। सीएजी रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि कई मोहल्ला क्लिनिक में जरूरी दवाइयां तक नहीं थी, जबकि नियम यह है कि सभी स्टोर इंचार्ज को 165 जरूरी दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना होता है। इतना ही नहीं, दवाइयों की सप्लाई में भी 3 से 6 महीने की देरी होती थी। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट ड्रग स्टोर में 165 जरूरी दवाओं में से 26 दवाइयां थी ही नहीं। तो पेशेंट को 60 सेकंड भी देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। जब न दवा है, न थर्मामीटर है, न स्टेथोस्कोप है, मुंह ही न देखा कि चला जाएगा डॉक्टर पेशेंट। रिपोर्ट में बताया गया कि जब दिल्ली के 4 जिलों के 81 मोहल्ला क्लिनिक में से 74 क्लिनिक का ऑन ग्राउंड इंस्पेक्शन हुआ, सुनिए क्या पता चला कि 35 मोहल्ला क्लिनिक में डिस्प्ले बोर्ड तक नहीं था, 10 मोहल्ला क्लिनिक में पीने का पानी भी नहीं, 24 क्लिनिक में दवाइयां और इंजेक्शन को स्टोर करने के इंतजाम नहीं, दवाइयां खुले में पड़ी हुई थी, उन्हें हीट और मॉइस्चर से बचाने का इंतजाम नहीं। 21 क्लिनिक ऐसे थे जिनमें टॉयलेट की सुविधा नहीं, 15 ऐसे जिनमें पावर बैकअप नहीं, 6 ऐसे मोहल्ला क्लिनिक जिनमें एग्जामिनेशन टेबल तक नहीं, 71 ऐसे जिनमें भीड़ को मैनेज करने के लिए टोकन वेंडिंग मशीन नहीं। अब विदेशी अखबार में छप रहा है कि अमेरिका सीखे गजब का मोहल्ला क्लिनिक खुल गया है, इसीलिए हारी पार्टी। ना तो दिल्ली का वोटर वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ रहा है, और जो जा रहा है उस 60 सेकंड में निकल गया अगर बिना इलाज के, बिना दवा के, उसको नहीं समझ में आ रहा कि क्या मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है। अखबार में छापने से होगा, अखबार में तो छप गया, अब सीएजी की रिपोर्ट में छप गया। अब बताइए, इतना ही नहीं, कई मोहल्ला क्लिनिक बुनियादी जरूरतों के बिना ही चल रहे थे। जैसे 29 क्लिनिक में आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था, 20 क्लिनिक में मरीजों के लिए प्राइवेसी स्क्रीन नहीं थे, 31 क्लिनिक में दवाइयां रखने के लिए स्पेस नहीं था, 5 क्लिनिक में मरीजों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। बॉस, ये ऐसी ऐसी बातें हैं। अरविंद केजरीवाल देश भर में घूम के कहते हैं कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल लाएं। कोई इनको वोट करेगा ये सब सुनने के बाद कि ऐसा मोहल्ला क्लिनिक बना के देते हैं? आम आदमी पार्टी को कौन भरोसा करेगा कि इनको सरकार में लाएंगे तो ये ऐसा करके देंगे?
ऐसा मोहल्ला क्लिनिक पब्लिक चाहेगी क्या? सीएजी की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि केजरीवाल सरकार 7 साल में भी मोहल्ला क्लिनिक सेटअप करने के अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाई। सीएजी की रिपोर्ट कहती है, सुनिए बॉस, कान खोल के सुनिए, अभी आपका दिमाग खराब हुआ था शीश महल देख के। चलिए शीश महल में भी रहते लेकिन पब्लिक को राजा जैसा ट्रीट करते तो कोई बात नहीं। खुद राजा जैसा रहे और पब्लिक को क्या बना के छोड़ दिए बॉस। टारगेट क्या था मोहल्ला क्लिनिक का? मोहल्ला क्लिनिक खोलने के लिए सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि इन्होंने टारगेट रखा था कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोल देंगे, 1000। और यह कब तक खोलना था? डेट दिए थे कि 31 मार्च 2017 तक हम 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोल देंगे। 1000 7 साल में, 7 साल में, यानी 31 मार्च 2023 तक कितना खोल पाए? 523, 523, ऑलमोस्ट आधा। इन 523 में भी 170 क्लिनिक ऐसे थे जो रेंटल बिल्डिंग में चल रहे थे और इसके लिए कितना किराया दिया जा रहा था इसकी डिटेल डिपार्टमेंट की तरफ से दी ही नहीं गई। हेल्थ केयर में एक और टारगेट है जिसे केजरीवाल सरकार पूरा नहीं कर पाई। साल 2016-17 से 2020-21 के बीच टारगेट था 32,000 अतिरिक्त बेड का, 1,235 बेड लगा पाए, यानी टारगेट का मात्र 3.86%। सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक ही नहीं बल्कि बाकी हेल्थ सर्विस पर भी केजरीवाल सरकार 10 से 12 साल में कोई तीर नहीं मार पाई। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में कोविड के दौरान जो वित्तीय मदद दी गई थी, दिल्ली सरकार वो रकम भी पूरी तरह खर्च नहीं कर पाई। जैसे डायग्नोज करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 371 करोड़ रुपए की मदद दी गई, लेकिन इसमें से 68 करोड़ 91 लाख रुपए खर्च ही नहीं हो पाए। पीपीई किट और मास्क के लिए केंद्र की तरफ से 119 करोड़ रुपया दिया गया, उसमें से 83 करोड़ रुपए ये खर्च ही नहीं कर पाए। ह्यूमन रिसोर्स के लिए केंद्र की तरफ से 52 करोड़ रुपया दिया गया, उसमें भी 30 करोड़ खर्च नहीं कर पाए। और हंगामा क्या था? मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दिए। अरे बच्चों की वैक्सीन यहीं थी, जो पैसा दिया था बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को बचाने के लिए, वो खर्चा काहे नहीं किए? पहले यह बताइए। मोहल्ला क्लिनिक और हेल्थ मॉडल का सच तो सीएजी रिपोर्ट ने बता दिया, जिसे सुनकर आप भी दंग रह गए होंगे। लेकिन यह तो सिर्फ एक रिपोर्ट है। सीएजी की इसी तरह से कई रिपोर्ट हैं और सब में केजरीवाल कहीं ना कहीं फंसते दिख रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक तो सही से बने नहीं, पर शीश महल बनवाने में कोई कमी नहीं रही बॉस। सीएजी की रिपोर्ट में शीश महल को लेकर जो बातें कही गई हैं, आप वो भी सुनिए। रिपोर्ट के मुताबिक 4,778 स्क्वायर मीटर की जगह 6,974 स्क्वायर मीटर का गलत प्लॉट एरिया बताया गया। पीडब्ल्यूडी ने खर्च की दर को 50% बढ़ा दिया। खर्च की दर बढ़ाने से लागत 11,77,000 रुपए बढ़ गई। अनुमानित लागत से 13.21% ज्यादा रेट पर काम दिया गया। अनुमानित लागत से जो एस्टिमेट था शुरू में कि इतने में बन जाएगा, उससे 342% ज्यादा रेट पर काम पूरा हुआ। सोच रहे हैं आप? सीएजी की रिपोर्ट पेश होने के बाद अब बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर है। बीजेपी के नेता तो यह कह रहे हैं कि केजरीवाल की जो हालत है इस रिपोर्ट के आने के बाद, अब केजरीवाल की बाकी की जिंदगी जेल में ही कटेगी। एक बार बीजेपी के नेताओं को सुनिए, फिर बताता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट शराब घोटाले को लेकर क्या कहती है। अगर आप सही तरह मुख्यमंत्री जी इसकी रिपोर्ट करें तो मैं दावे से कहता हूं कि ये सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहेगा, कोई जज जमानत नहीं लेगा। ये मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि इसने खाली कागजों पे साइन किए हुए हैं दिल्ली जल बोर्ड के टेंडरों पे। इसकी घरवाली के साइन है, ये मैं बताना चाहता हूं। इसकी घरवाली के साइन है, जो आलीशान बंगला बनाए इसकी घरवाली ने ऑर्डर दिया, ये सामान मेरे को चाहिए। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं आपको। तभी मैं कहना चाहता हूं कि इस पापी को जेल में जाने देना। ये किसी का भी नहीं है, ये अपनी घरवाली का भी नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इसको सिर्फ पैसा चाहिए। एक पिक्चर आई थी ना, क्या है, कौन सा था गाना, पैसे पे क्यों मरती है, पैसा पैसा कर दूंगा। अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में यही कह रहे थे
कि अगर उन्हें नहीं चुना तो जनता को हर महीने 35,000 का चूना लग जाएगा। लेकिन आज शराब घोटाले पर जो सीएजी की रिपोर्ट आई वो तो यह बता रही कि अरविंद केजरीवाल को चुनकर दिल्ली को 2,000 करोड़ के राजस्व का चूना लग गया। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 2,000 करोड़ का नुकसान 4 वजहों से हुआ। पहली वजह, सरकार ने नॉन कंफर्मिंग म्युनिसिपल वार्ड्स में दुकानें खोलने की परमिशन नहीं दी। इससे 941 करोड़ रुपया के से ज्यादा का नुकसान हुआ। दूसरी वजह, जिन ठेकेदारों ने लाइसेंस सरेंडर कर दिया उन लाइसेंस की दोबारा नीलामी नहीं की गई। इससे 890 करोड़ का नुकसान हुआ। तीसरी वजह, कोरोना के वक्त शराब के ठेकेदारों को नियम के विरुद्ध जाकर छूट देने की वजह से 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि इस छूट को देने की कोई जरूरत भी नहीं थी। चौथी वजह, लोकल लाइसेंस धारकों से सिक्योरिटी डिपॉजिट न लेने से 27 करोड़ का नुकसान हुआ। शराब घोटाले को लेकर इस रिपोर्ट में और क्या क्या बड़ी बातें कही गई हैं वो भी आपको बताता हूं। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि शराब नीति बनाने से पहले विशेषज्ञों की सलाह ली गई, लेकिन सिफारिशों को माना ही नहीं गया और इसका कोई उचित कारण भी नहीं बताया गया। तो फिर सिफारिश मतलब उनसे सलाह लिए क्यों विशेषज्ञों से, जब मानना ही नहीं था, खुद को ही विशेषज्ञ माने बैठे थे। जिन कंपनियों के खिलाफ शिकायतें थी या जो घाटे में चल रही थी उन्हें लाइसेंस दिए गए, जबकि नियम यह है कि शिकायत का निपटारा करने से पहले लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। थोक विक्रेता को भी लाइसेंस दिए गए जिससे हितों का टकराव हुआ। शराब नीति ने बाजार में मोनोपोली क्रिएट कर दी। शराब की टेस्टिंग कराने के नाम पर थोक विक्रेताओं के मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया और यह टेस्टिंग के लिए लैब भी नहीं बनाई गई। रिटेल लाइसेंस देने से पहले उनकी संपत्ति, वित्तीय स्थिति या आपराधिक रिकॉर्ड की जांच तक नहीं की गई। बॉस, पहले एक व्यक्ति को केवल 2 दुकानें संचालित करने की अनुमति थी, लेकिन नई नीति में 54 स्टोर तक चलाने की अनुमति दे दी गई। इससे शराब व्यापार कुछ बड़े कारोबारियों के हाथ में चला गया, जिससे प्रतिस्पर्धा कम हो गई। जिन मामलों में छूट देनी थी उसमें कैबिनेट की मंजूरी ही नहीं ली गई, उपराज्यपाल से चर्चा नहीं की गई, जिससे कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ। एमसीडी और डीडीए की मंजूरी के बिना शराब की दुकानें खोल दी गईं। जिस शराब को बेचने की इजाजत दी गई उसकी क्वालिटी रिपोर्ट ही नहीं थी। 51% विदेशी शराब मामलों में रिपोर्ट या तो पुरानी थी, गायब थी या उस पर कोई तारीख ही नहीं थी। आबकारी कानूनों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंसधारियों पर कोई जुर्माना तक नहीं लगाया गया। ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं बॉस, आप सोचिए। 2000 करोड़ का नुकसान हुआ सरकारी खजाने को और उसमें नियमों को भाई ताक पे नहीं रखा गया। उन नियमों की तो धज्जियां उड़ा दी गई कि जैसा मन हम वैसा करेंगे। तभी केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली के मालिक हम हैं। उनको यह फील होने लग गया था शायद कि हम मालिक हैं, हमका जैसा मन आएगा वैसे करेंगे। क्या पूछना एलजी से, क्या राय माननी है विशेषज्ञों की। इन्हीं सब खुलासों के बाद बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल फिर से जेल जाएंगे और अब की बार पूरी जिंदगी नहीं निकल पाएंगे जेल से। सुनिए परवेश वर्मा को, फिर सीएजी की रिपोर्ट में और क्या क्या विस्फोटक खुलासे हुए हैं वो भी बताता हूं। अब देखिए, इंक्वायरी तो होगी और इनके ऊपर में पहले से ही केस चल रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल दी थी, जमानत दी थी, उस पर भी कंडीशन लगाई थी और वो कंडीशन के कारण ही वो सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठ सकते थे, इसीलिए उन्होंने टेम्परेरी आतिशी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया था। मगर इसके ऊपर में सख्त से सख्त जो भी कदम होंगे उठाए जाएंगे और मैं समझता हूँ कि अभी और भी आनी है सीएजी की रिपोर्ट और इतनी सारी रिपोर्ट आएंगी भ्रष्टाचारों की। मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल ये पूरे जीवन में जेल से बाहर निकल पाएगा। भाई परवेश वर्मा बड़ा दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जिस तरह के हालात बन रहे हैं केजरीवाल पूरी जिंदगी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बीजेपी ऐसी बातें इसलिए कह रही है क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ एक रिपोर्ट नहीं है, ऐसी 14 रिपोर्ट है, 14, जिसमें केजरीवाल या उनके लोग फंसते हुए दिखते हैं या उन पे फंसने के आरोप लग रहे हैं। भाई रिपोर्ट नंबर 1, राज्य फाइनेंस ऑडिट 2022 9 अगस्त 2023 को जमा की गई, 566 दिन से पेंडिंग है, केजरीवाल ने रखी नहीं विधानसभा में। रिपोर्ट नंबर 2, वाहन वायु प्रदूषण 2022 9 अगस्त 2023 को जमा कर दी सीएजी ने रिपोर्ट बनाकर, 566 दिन से यह भी पेंडिंग है। रिपोर्ट नंबर 3, राजस्व, ईसीओ, सामाजिक और पीएसयू, ये 9 अगस्त 2023 को जमा हुई, ये भी पेंडिंग है। रिपोर्ट नंबर 4, फाइनेंस अकाउंट्स 2021 से 2022, ये भी 566 दिन से पेंडिंग। रिपोर्ट नंबर 5, एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ये भी लंबे वक्त से पेंडिंग है। रिपोर्ट नंबर 6, देखभाल की जरूरत वाले बच्चे 2023 9 अगस्त 2023 को जमा कर दी गई। रिपोर्ट नंबर 7, राज्य फाइनेंस ऑडिट 2023 2 अगस्त 2023 को जमा की गई, 573 दिन से पेंडिंग है।
रिपोर्ट नंबर 8 फाइनेंस अकाउंट्स 2022-2023 21 फरवरी 2024 को जमा की गई, 370 दिन से पेंडिंग है। रिपोर्ट नंबर 9 एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ये भी 370 दिन से पेंडिंग है। रिपोर्ट नंबर 10 राज्य फाइनेंस ऑडिट, ये 229 दिन से पेंडिंग है। रिपोर्ट नंबर 11 सार्वजनिक स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 154 दिन से पेंडिंग है। रिपोर्ट नंबर 12 डीटीसी परफॉर्मेंस ऑडिट, ये 77 दिन से पेंडिंग है। रिपोर्ट नंबर 13 राजस्व परफॉर्मेंस ऑडिट 77 दिन से पेंडिंग है। आप सोचिए बॉस, ऐसी रिपोर्ट अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार दबा के बैठी है, और ये पॉलिटिक्स बदलने आए थे कि भाई सीएजी की रिपोर्ट आए, किसी पे आरोप लगे तो ही इस्तीफा हो जाना चाहिए। इनका हिसाब किताब ये होता था। अब 7-7 साल से, 500 दिन से, 400 दिन से, 200 दिन से रिपोर्ट सीएजी जमा करके दे दी इनको कि लीजिए बॉस बना दिए रिपोर्ट, और ये विधानसभा को दिखाई नहीं रहे, और अब भी नहीं दिखता बॉस। अगर सरकार नहीं पलटती, पड़ा रहता, चूहा देखता कि चूहा आता, देखता अरे ये तो फाइल में कुछ और निकला है, वो पढ़ता जाके चूहा को बताता। अब तो पूरा देश सुन रहा है। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने रिपोर्ट को दबाकर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया। सुनिए विजेंद्र गुप्ता को। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि वर्ष 17-18 के बाद से 2017-18 से सीएजी की रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। मैं इस बात से बहुत पीड़ित हूं कि सीएजी रिपोर्ट को दबा दिया गया और पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत न करके संवैधानिक प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया। आप यह भी समझिए कि सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करती क्या है, कैसे काम करती है, क्या इसकी रिपोर्ट को कोई सरकार दबा सकती है, नियम क्या कहते हैं। भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की तरफ से सीएजी की रिपोर्ट तैयार होती है। इनके पास यह अधिकार होता है कि वो केंद्र और राज्य सरकारों के खर्च और खातों की जांच करें। इसमें जो खामियां होती हैं उसे रिव्यू करता है और रिपोर्ट बनाता है सीएजी। संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाती है, जिसके बाद उसे केंद्र या राज्य सरकारें अपने अपने सदन में पेश करती है। जब तक सीएजी की रिपोर्ट सदन में पेश नहीं हो जाती, तब तक यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं मानी जाती। यानी इस पर एक्शन तभी हो सकता है जब इसको सदन में पेश कर दिया जाए, लेकिन सदन में इसे पेश करने को लेकर कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसलिए सामान्य तौर पर सरकारें अपनी गड़बड़ियों को छिपाने के लिए रिपोर्ट को सदन में पेश होने के लिए टाल देती हैं। इससे पहले बंगाल में भी सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश करने में देरी होती रही है। सीएजी की रिपोर्ट में मोहल्ला क्लिनिक का सच बताया गया, शीश महल का सच बताया गया, शराब घोटाले को लेकर कई चीजें सामने आई। इसके अलावा दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी डीटीसी की बदहाली के बारे में भी है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो बचा है बॉस। दिल्ली में डीटीसी की हालत क्या हो गई, उसका खुलासा सीएजी की रिपोर्ट से हुआ, जिसके मुताबिक 7 साल में 14,199 करोड़ का नुकसान हुआ डीटीसी को। डीटीसी के बेड़े की ज्यादातर बसेस पुरानी हैं, 45% बस उम्र पूरी कर चुकी है, नई बसें नहीं खरीदी जा रही थी, ई बस के कॉन्ट्रैक्ट में देरी हुई, 2009 से किराया ही नहीं बदला गया, मुफ्त बस सेवा से बोझ बढ़ा, हर 10 किलोमीटर पर 4.5 बस खराब होती हैं, मतलब एक औसत बताया गया, और गलत तरीके से रूट प्लान किए गए। 57% बसेस 814 रूट पर चलती हैं, बसों में पैनिक बटन काम नहीं करते, सीसीटीवी सर्विलांस लागू ही नहीं किया गया। सीएजी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि डीटीसी को कुल कितना लॉस हुआ। सीएजी की रिपोर्ट कहती है, अगर आप डीटीसी का हिसाब देखिएगा, डीटीसी का नुकसान जो बसेस चलती हैं दिल्ली में, वो डीटीसी के अंदर आती है। 2015-16 में वो कितना था नुकसान? 25,300 करोड़ रुपए का नुकसान डीटीसी को था। 2021-22 में डीटीसी का नुकसान कहां पहुंच गया? 60,750 करोड़ रुपए। यह है बॉस केजरीवाल मॉडल। 25,000 करोड़ का नुकसान 60,000 करोड़ पे, यानी 6 साल में नुकसान को डबल कर दिए। बताइए, कुछ तो डबल किए। सुविधाएं भले आधी से कम हो गई, खत्म हो गई, लेकिन नुकसान डबल किया, कुछ तो डबल किया। यानी दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को बदलने की बात करने वाले केजरीवाल के राज में डीटीसी खस्ता हाल हो गई। नई बसें नहीं खरीदी जा रही थी, ज्यादातर बसें अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, जो नई बसें खरीदी भी गई उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के सामने डिपो में सैकड़ों बसें खड़ी हैं। ये इलेक्ट्रिक बसें 2024 से यहां खड़ी हैं। बहुत सोचिए, क्या मतलब, मैं सोचता हूं क्या ही सरकार चल रही थी।
बस खरीद करके खड़ा करके छोड़ दिए, लेकिन चला नहीं पाए। इन बसेस को मोहल्ला बस योजना के तहत ऑपरेट किया जाना था, लेकिन आज तक वो योजना ही शुरू नहीं हो पाई और ये बसेस खड़ी हैं। आपका पैसा चला गया, बस आ गई, लेकिन आपको सुविधा नहीं मिली। अब बीजेपी चलाएगी ये बसेस। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के ठीक सामने के डिपो में ये बसें लगी हुई है। इन बसों के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये बसें जो है ये 2024 से ही यहाँ पर खड़ी है और ये जो बसें हैं ये दरअसल जो है ये मोहल्ला बस योजना के तहत आम आदमी पार्टी की सरकार में तत्कालीन जो परिवहन मंत्री थे कैलाश गहलोत, उन्होंने इन बसों को हरी झंडी दिखाई थी। ये जो बसें आप देख रहे हैं ये 100% ये इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं और ये इसकी लंबाई जो इन बसों की वो 9 मीटर की है और इन बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त में परिवहन करने का, उनके लिए ये सफर करने का उनकी ये इस योजना के तहत था। जो काम नहीं किए वो तो नहीं किए, जो कर सकते थे वो भी नहीं किए। बस खड़ी रह गई लेकिन चला नहीं पाए। सीएजी की रिपोर्ट आई तो आम आदमी पार्टी हंगामा करने लगी। आम आदमी पार्टी का लॉजिक सुनिए। इतने के बाद आप सोचेंगे कि आम आदमी पार्टी क्या बोल रही होगी। सुनिए आम आदमी पार्टी क्या बोल रही है। खासतौर पर शराब घोटाले को लेकर सीएजी रिपोर्ट पर नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने उल्टे नई शराब नीति की तारीफ कर दी और नुकसान का ठीकरा पुरानी शराब नीति पर फोड़ दिया। आतिशी ने कहा कि पुरानी शराब नीति से भ्रष्टाचार हो रहा था, नई शराब नीति पारदर्शी तरीके से लागू की गई, नई शराब नीति से भ्रष्टाचार को रोका गया। नई शराब नीति ढंग से लागू होती तो सरकार को 8,900 करोड़ का लाभ होता। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक पुरानी शराब नीति की वजह से नुकसान हुआ। यह गजब का लॉजिक है बॉस। आतिशी के मुताबिक नई शराब नीति से भ्रष्टाचार कम हुआ और अगर इसे सही से लागू किया जाता तो सरकार का खजाना बढ़ जाता। लेकिन ढंग से लागू नहीं होने की वजह से सरकार को 2,000 करोड़ का नुकसान हो गया। तो बॉस पहली बात तो ढंग से लागू क्यों नहीं किए? मंगल ग्रह से किसी को बुलाना था ढंग से लागू करने के लिए, आप ही ना बनाए थे, आप ही की ना सरकार थी। शीश महल जैसा मन वैसा बना लिए, चमचमा के बना लिए। शराब नीति लागू करने में ढंग से हो नहीं पा रहा था। और दूसरी बात कि भाई बहुत शानदार शराब नीति थी तो कैंसिल काहे किए? इतनी शानदार नीति थी शराब नीति जो आप लाए थे, वो पिछला भ्रष्टाचार खत्म कर रही थी, बम बम कर देती दिल्ली सरकार को, तो वो नीति वापस काहे लिए? लेकिन सुनिए क्या तर्क दे रही हैं आतिशी। एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लाई गई, लेकिन उस पॉलिसी का ठीक से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो 8,900 करोड़ तक सरकार का खजाना नहीं पहुंच पाया, 2,000 करोड़ कम रह गया। ये इंप्लीमेंटेशन रोकने के पीछे 3 लोग जिम्मेदार हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर सबसे पहले कसूरवार नंबर 2 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसने इस पॉलिसी का 1 साल पूरा होने से पहले इस पॉलिसी के आधार पर एफआईआर करी। कसूरवार नंबर 3 इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिन्होंने इस पॉलिसी खत्म होने के 1 साल पहले ही इस पॉलिसी पर ईसीआईआर करी। बॉस एक बच्चा था, एग्जामिनेशन हॉल में चोरी करते हुए पकड़ा गया। उससे कहा गया कि आप चोरी क्यों कर रहे थे, आप गलत काम कर रहे थे। बच्चे ने क्या बोला पता है? बच्चे ने बोला मैं जिम्मेदार नहीं हूं। 3 लोग जिम्मेदार हैं। पहला तो वो टीचर जिम्मेदार है जो मुझे चोरी का पर्चा लेकर अंदर आने से रोक नहीं पाया, उसकी गलती। दूसरी जिम्मेदारी इस पेन की, ये इसी पेन से ना लिख रहा हूं मैं, इसकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी नहीं बनती है। ये चोरी करवा रहा मुझे ये पेन। और तीसरी जिम्मेदारी इस पेपर की कि मैं पर्ची से देख देख के लिख रहा हूं, पेपर लिखने क्यों दे रहा है मुझे? बॉस मतलब इस तरह के आरोप लगने के बाद इस तरह की बातें कहने के लिए अलग लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए होता है।